जरा सोचो, तुम एक ऐसी सुरंग में फंस जाओ जहाँ से बाहर निकला ही ना जा सके, फिर चाहे तुम कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक पहाड़ी इलाके से, जहाँ एक लड़की लिफ्ट लेकर एक आदमी की कार में जा रही थी। अचानक उसे सीट के नीचे किसी लाश का हाथ दिखा। ये शरीफ सा दिखने वाला आदमी असल में एक सीरियल किलर था। उसी वक्त उसने कार रोक दी और एक तेजधार हथियार से उस लड़की को मार दिया। कुछ दिन बाद एक बस कुछ लोगों के साथ उसी रास्ते से जा रही थी। जब रेडियो अनाउंसमेंट हुई कि उस रास्ते पर एक्सीडेंट होने की वजह से आगे जाने की परमिशन नहीं है, फिर ड्राइवर टोनी ने कच्चे रास्ते की तरफ बस को मोड़ दिया। अब बस के सामने एक सुरंग आ गई जहाँ से टोनी पहले कभी नहीं गुजरा था। वो आगे बढ़ने लगा और अचानक सुरंग में एक आदमी बस के सामने आ गया। इस सुनसान सुरंग में वो अकेला क्या कर रहा था, ये सोचकर सब डर गए। लेकिन वो आदमी एक पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया। ली ने अपने अखबार में देखा कि यह आदमी तो क्रिमिनल है, लेकिन वो बिना बात खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। बस को चलते चलते पूरे 20 मिनट हो गए थे, लेकिन बस अब भी सुरंग में ही थी। टोनी जानता था कि देश की सबसे बड़ी सुरंग को पार करने में भी 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में 20 मिनट चलने के बाद भी वो शुरुआत तक पहुंच ही नहीं पाए। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था। सब डरकर बस से नीचे उतर गए। अचानक जिंग को अपना फोन रोड पर पड़ा हुआ मिला, जो उससे गलती से सुरंग की शुरुआत में गिर गया था। अब ये साफ हो गया था कि यह कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन घना अंधेरा होने के कारण वहां कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। इसीलिए जिंग ने ली को अपना ऊन का गोला दिया। ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा वांग नाम के दूसरे पैसेंजर पर था। तभी सुरंग वाले उस अनजान आदमी ने कहा कि वो भी ली के साथ चलेगा। उस आदमी का नाम चियान है। कुछ देर बाद वहाँ धुंध होने लगी और बस के पास खड़े लोगों को सामने से 2 आदमी आते हुए दिखाई पड़े। सब उनका सामना करने को तैयार थे, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि ली और चियान ही थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन फिर भी ना जाने ये लोग घूमकर फिर से एक जगह पर पहुंच जाते थे और अब ये फंस चुके थे। इसीलिए ली ने सारी खाने पीने की चीजें सभी लोगों में बांट दी। चारों आदमी फिर से रास्ता ढूंढने निकले, जबकि औरतें और बच्चे बस में ही रुक गए। थोड़ी देर बाद जिंग ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में ही उनकी बस पर धूल जम चुकी थी। घबराकर उसने सबको उठाया और उनको बस से बाहर ले गई। उधर चारों आदमी भी एक बार फिर से वहीं पर पहुंच गए। टोनी ने देखा कि उनका खाना भी पूरी तरह से सड़ चुका था। इसका मतलब ये था कि इस सुरंग में असली दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से समय बीत रहा था। उन्होंने बस में देखा तो उन्हें पूरी सुरंग का नक्शा दिखाई दिया, जो ना जाने कौन वहां पर रख के चला गया था। ली ने नक्शा समझने की कोशिश की, लेकिन तभी लाइट चली गई और अचानक ली भी गायब हो गया। वहाँ खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते सब एक खोखली दीवार के पास पहुँच गए। उसे तोड़कर वो एक अजीब से कमरे में पहुँच गए, जहाँ बहुत से गुम हो गए लोगों की तस्वीरें थी। वहीं पूरी जगह का इंजीनियरिंग डायग्राम बना था। उसके मुताबिक यहाँ पर कुल मिलाकर 6 सुरंगें थीं, जो आपस में जुड़ी हुई थीं। चियान ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें 6 की 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में दूसरी सुरंग का रास्ता मिलेगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर भी मिलता है, जिस पर सिर्फ 15 जुलाई की डेट थी। चियान ने उसे फाड़ दिया और उसके पीछे एक खुफिया रास्ता मिला। उनके जाने के बाद कमरे की टीवी में एक औरत दिखाई दी, जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। इसके बाद वो सब एक दूसरी सुरंग में पहुंचे, जहां उन्हें उसी जगह पर अपनी बस मिली। लेकिन बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो महीनों से वहाँ खड़ी हो। बस में उन्हें अचानक से नूडल्स मिले, लेकिन टोनी ने बंदूक की नोक पर खाने पर कब्जा कर लिया। क्योंकि यहाँ पर समय बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए सबको बहुत जल्दी भूख लग गई, जिसकी वजह से वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। सारा नाम की एक पैसेंजर, जो पेशे से मॉडल थी, खाने के लिए टोनी के साथ जिस्मानी संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। वोंग ने चुपके से नूडल्स का पैकेट चुरा लिया, लेकिन टोनी ने उसी वक्त उस पर हमला कर दिया। अंधेरे में अचानक कोई पीछे से टोनी का खून कर देता है और बाकी सब देखते ही रह गए। वैंग की नजर बस के नीचे एक गटर पर पड़ी। उसके अंदर जाने पर वो सभी एक और अजीबोगरीब कमरे में पहुंच गए। इस बार टीवी में वो लड़की धीरे धीरे गुफा में डूब रही थी। ग्रुप को एक बार फिर से वही कैलेंडर मिला, जिसके पीछे एक खुफिया रास्ता था। उसे पार करके वो तीसरी सुरंग तक पहुँच गए थे। ये सुरंग पहले से बहुत अंधेरी और सुनसान थी। यहाँ भी बस मौजूद थी, लेकिन उसमें सांप भर चुके थे, मानो बस वहाँ पर सालों से खड़ी
कोई हो। अचानक वांग ने बंदूक निकाल ली और कहने लगा कि जब जब कोई मरा है तो उन्हें एक खुफिया रास्ता मिला है, इसीलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे उन सब की जान भी लेनी पड़ी तो वो ले लेगा। उसने जिंग के हाथ से चियान के कंधे पर गोली चलवा दी। उसने उनके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और फेंग को गोलियों से भून दिया और उसने सायरा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही किसी ने पीछे से आकर उसका काम तमाम कर दिया। उसकी मौत के बाद अब उन लोगों को एक और खुफिया रास्ता मिला जो चौथी सुरंग में खुलता था। तभी जिंग नाम की वो औरत जो प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी का समय आ गया और सारा और चियान मिलकर बस की तलाशी लेने लगे। ये सुरंग दोनों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, इसीलिए सारा को अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे। डरकर वो बस से बाहर निकली, लेकिन उसके चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। वहीं उसे एक शीशा दिखा और उसमें देखते ही उसे किसी ने पीछे से मार डाला। चियान, जिंग और पार्क आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में ही जिंग का बेटा मर गया। अचानक जिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक चाकू से चियान को भी मार डाला। चियान की आंख खुली तो वो एक सीक्रेट हॉस्पिटल में था। असली कहानी एक आर्मी ऑफिसर ने समझाई। असल में कहानी की शुरुआत में जेम्स नाम का जो सीरियल किलर हमने देखा था उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में था। जेम्स ने कई औरतों को किडनैप करके मार डाला था, लेकिन सायरा नाम की एक लड़की अभी भी जिंदा थी, लेकिन जेम्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो कहां पर है। उसके कोमा में होने की वजह से उन्होंने एक साइकोथेरेपिस्ट को जेम्स के दिमाग में भेजकर लड़की का पता लगाने का फैसला किया। ये साइकोथेरेपिस्ट चियान ही था और असल में वो लड़की सारा चियान की ही पत्नी थी। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो बस जेम्स के दिमाग में ही चल रहा था, जो हमने चियान की नजरों से देखा। और अब तक यही पता चल पाया था कि उसकी पत्नी किसी नदी के आसपास कैद है, लेकिन तेज बारिश की वजह से अगले 36 घंटे में नदी के आसपास की सारी गुफाएं पूरी तरह से पानी से भर जाएंगी। चियान ने उस आर्मी ऑफिसर को बार बार दिखने वाली तारीख 15 जुलाई के बारे में बताया। ऑफिसर ने कहा कि इसी दिन जेम्स के माँ बाप की मौत हो गई थी। उसकी माँ का एक ड्राइवर के साथ चक्कर था जिसका पता उसके बाप को चल गया था। उसकी माँ ने अपने पति को मारकर अपनी भी जान दे दी थी। असल में जेम्स खुद एक टनल इंजीनियर था, इसीलिए जब वो कोमा में गया तो उसने अपने दिमाग में एक खतरनाक सुरंग बनाना शुरू कर दी जो उसके दिमाग की तरह ही भूल भुलैया थी। चियान का मकसद था वो सुरंग में जाकर जेम्स को बाहर निकालना ताकि वो कोमा से बाहर आ सके, लेकिन उस हत्यारे का दिमाग इतना तेज होगा ये तो उसने कभी नहीं सोचा था। उसके दिमाग में मौजूद बस में बैठे सभी पैसेंजर दरअसल उसकी जिंदगी के अलग अलग पहलू हैं। सबसे अच्छा था ली, जो उसके अंदर मौजूद अच्छाई की एक झलक था। दूसरा टोनी था जो जेम्स के गुस्से को दिखाता था। वांग जेम्स के दिमाग में उसके पिता की पर्सनैलिटी की तरह था, क्योंकि जिस तरह वो बाकी सबको मार रहा था असल जिंदगी में भी ये उसकी माँ को मारा करता था। और सायरा एकदम उसकी माँ की जैसी थी। उसकी माँ भी एक मॉडल थी और असल जिंदगी की तरह उसके दिमाग में भी उसका एक ड्राइवर के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। वो प्रेग्नेंट औरत जिंग उसके एक सपनों की तरह थी, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसकी माँ बिल्कुल वैसी हो, लेकिन वो भी उसके दिमाग में जेम्स की बुराई को बदल नहीं पाई और मारी गई। आखिर में बचे वो दो जुड़वा बच्चे जेम्स के बचपन को दर्शाते थे, लेकिन वहाँ कोई और भी मौजूद था जो बस में नहीं था, वो जिसने छुपकर ली, टोनी और वांग को मार दिया था। अगले दिन चियान एक बार फिर से जेम्स के दिमाग में जाता है। इस बार उसने सीधा जेम्स से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ बताने वाला था। वो कहने लगा कि उसे अपनी माँ से नफरत है क्योंकि उसने उसके बाप को मार डाला था, इसीलिए वो औरतों को किडनैप करके मार डालता था क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो चियान को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ले गया जहाँ उसकी जिंदगी के कई हिस्से चल रहे थे। चियान ने जेम्स के नादान बचपन भरे हिस्से पार्क से बात करनी चाहिए, लेकिन उसकी बहन फेंग ने सायरा का पता बताने से रोक दिया। इसके बाद चियान एक सिनेमा हॉल में पहुंचा जहां आखिरकार उसे सुरंग में कत्ल करने वाला आदमी मिला। वो कोई और नहीं बल्कि चियान खुद ही था। इसका मतलब था कि जेम्स का दिमाग इतना शैतान था कि जो भी उसमें झांकता था वो खुद भी एक कातिल की तरह सोचने लगता। शैतान चियान ने बताया कि वो सायरा को बचाना नहीं चाहता, इसीलिए उसने एक एक करके सुरंग में सबका खून कर दिया और नए जन्मे बच्चे को भी मार डाला। उसके बाद वो असली चियान को अंधेरी जगह पर ले आया जहां उनका आखिरी मुकाबला होगा। जल्दी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जैसे ही असली चियान जीतने वाला था एक और शैतान चियान वहां आ गया, जिसका सीधा मतलब ये था कि शैतान कभी मरेगा नहीं। उधर बारिश काफी तेज हो रही थी और अब पानी सायरा की गर्दन तक पहुंच चुका था। तभी असली चियान के दिमाग में एक आइडिया आया, अगर वो अपनी जान दे दे तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी खुद पे खुद मारी जाएगी। उसका प्लान कामयाब कर गया और जेम्स के दिमाग से बुराई का नामो निशान मिट गया। इसके साथ ही हॉस्पिटल में जेम्स कोमा से बाहर आ गया और उसने तुरंत पुलिस को सायरा का पता बता दिया। आखिरकार सायरा को तो एंड मौके
मौके पर बचा लिया गया, लेकिन चियान कभी नहीं उठा। वो हमेशा के लिए उसी सुरंग में कैद हो चुका था और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। ये थोड़ी भूल भुलैया जैसी कहानी है। क्या आप लोगों को समझ में आई? अगर आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।